वचन दे रहा हूँ कि सरकार बढ़ेगी तो प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा काम हम करेंगे, क्या हमारी नीति होगी, उसकी एक झलक वचन पत्र के रूप में बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वचन पत्र जिसके माध्यम से बिहार के लोगों को वचन दे रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, यह सब हम सुनिश्चित करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर हमने पहले ही बार बार कहा है कि शिक्षा के बिना किसी का विकास हो ही नहीं सकता, चाहे अमीर घर के लोग हो या गरीब घर के लोग। उनके बाल बच्चों का विकास जिनका भी हुआ है हो रहा है, या जिनका नहीं हुआ आगे होना है, सबके लिए शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। एक ऐसी सीढ़ी है शिक्षा जिस सीढ़ी पर चढ़कर किसी भी घर का बच्चा विकास के शिखर पर चढ़ता है, पहुंचता है। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत संकट नहीं है, क्योंकि उनकी जेब में पैसा है। जहां शिक्षा बिकती है वहां से खरीदकर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन गरीब परिवार का, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या अगली जाति के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए तो वही एक सहारा है शिक्षा का। सरकारी विद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, जहां आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक गांव के गरीब लोगों का जो सपना है कि उनका बाल बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, बड़ा इंसान बने, उद्योगपति बने, उनका सपना नहीं पूरा हो सकता। सामान्य तौर पर आप कोई भी देख सकते हैं, किसी परिवार में फर्स्ट जनरेशन एक व्यक्ति भी अगर प्रगति कर आगे बढ़ जाता है तो बाकी लोगों के विकास का रास्ता भी प्रशस्त होता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन भी जहां नहीं अभी तक बढ़ पाया है, उनके लिए आगे बढ़ना असंभव है जब तक शिक्षा की सुविधा सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों में उनको उपलब्ध न कराई जाए। इसलिए पहला वचन हमारा है लोगों से कि आप मौका दीजिए। जब देश के बाहर दिल्ली इत्यादि जगहों पे सरकारी स्कूल में अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो बिहार में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और इसके लिए हमने मुख्य रूप से कहा है कि जिस तरह से नवोदय विद्यालय भारत की सरकार चलाती है, उसी तर्ज पे हम तमाम जिलों में एक एक विद्यालय जिसमें गरीब घर के बच्चे फ्री में उनका रहना, फ्री में खाना, पढ़ाई फ्री में, कपड़ा फ्री में, हर तरह से सब फ्री व्यवस्था उनके लिए होगी। रेसिडेंशियल स्कूल, नवोदय विद्यालय जिस तरह का होता है उस तरह का स्कूल होगा, जिसमें शिक्षक भी साथ साथ रहेंगे। 24 घंटा शिक्षक का भी आवास उसी में होगा। तो इस तरह से प्रत्येक जिला में हम एक विद्यालय खोलेंगे, जिस विद्यालय उसके अतिरिक्त और नेत्रहाट और सिमुलतल्ला, पहले नेत्रहाट था झारखंड, पहले चला गया झारखंड में, तो सिमुलतल्ला में दूसरा विद्यालय अभी चल रहा है। उसी तरह का विद्यालय बिहार के अलग अलग हिस्सों में खोलेंगे, जिसमें सारण, चंपारण, कोसी, शाहबाद, सब जगह 5 विद्यालय उस तरह का नया हम खोलेंगे, जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर शेख फातिमा विद्यालय होगा। और उसमें जो अति पिछड़ा समाज के बच्चे हैं
जो दलित परिवार के बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए मुख्य रूप से यह स्कूल होगा। वैसा विद्यालय हम खोलेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हम करेंगे। इसका भी वचन लोगों को देते हैं। सरकारी अस्पताल हम दुरुस्त करेंगे हर तरह से। और फिर 200 की आबादी पर प्रत्येक गांव में, बाकी 2000 की आबादी पर एक गांव क्लिनिक बनाएंगे। 2000 प्रत्येक 2000 की आबादी पर एक गांव क्लिनिक बनाएंगे और शहर में वार्ड के स्तर पर हर वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक हम बनाएंगे। आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की सुविधा, पेशेंट के लिए बेड और फिर बाकी सुविधाएं भी हम देंगे। चमकी बुखार को बिहार में दशकों से, कई वर्षों से हर साल इसके चलते बच्चे मरते हैं, गरीब घर के बच्चे। कुपोषण रोकने के लिए भी हम करेंगे और साथ ही साथ चमकी बुखार के रोकथाम के लिए अलग से हम इंतजाम करेंगे। सीमांचल, कोसी और जो पिछड़ा इलाका है उन इलाकों में हम सुपर मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई दवाई के अलावा कमाई, सबसे ज्यादा बिहार के लोग, नौजवान, मजदूर परेशान होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दर की ठोकरें खाते हैं, सिर्फ पेट पालने के लिए वहां घूमते रहते हैं। उनके लिए बिहार की धरती पर ही रोजी रोजगार की उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए कई काम करने होंगे, जिसका भी वचन हम बिहार की जनता को देते हैं। जो काम रोजगार सृजन के लिए करना है उसमें मुख्य रूप से 2 तरह का इंतजाम होगा। एक तो तुरंत लोगों को रोजगार मिल पाए और एक थोड़ा समय लगेगा उद्योग इत्यादि की स्थापना करने में, तो उसमें अस्थायी रूप से लोगों की समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। तो जो तुरंत रोजगार मिले उसके लिए भारत की सरकार जो मनरेगा चलाती है उसी के तर्ज पे हम बिहार सरकार के खर्चे से योजना चलाएंगे, जिस योजना का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती कृषि रोजगार योजना उसका नाम होगा। इसमें मुख्य रूप से किसान के खेत में जो मजदूर काम करते हैं, यह मांग देश भर से उठती रही है भारत सरकार के समक्ष कि भारत सरकार मनरेगा में ऐसी व्यवस्था करे कि किसान के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसका भुगतान मनरेगा के फंड से हो, ताकि मजदूरों को रोजगार भी मिले और किसानों को भी सहूलियत मिले। तो भारत की सरकार अब तक इस मांग को नहीं कर पाई है। बिहार सरकार के खर्चे से अलग से हम एक उस तरह की योजना चलाएंगे जिसका नाम हमने कहा स्वामी सहजानंद सरस्वती कृषि रोजगार योजना। विशेष रूप से किसानों के खेत में मजदूर काम करेंगे, उनको मजदूरी मिलेगी और किसानों को सहूलियत मिलेगी और रोजगार का इससे अवसर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा। साथ ही साथ छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी रोजगार सृजन के लिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में जिन चीजों का उत्पादन ज्यादा किसान भाई करते हैं, उन उत्पादों पर आधारित उन इलाकों में उद्योग की स्थापना सरकार भी करेगी और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको आकर्षित करने के लिए हम नीति बनाएंगे। और उसके लिए हमने कुछ बात इसमें कही है, जमीन उनको उपलब्ध कराने का मामला हो या छोटा से छोटा इसको बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, इसके लिए इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम हम बनाएंगे। कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको जमीन चाहिए, पानी की सुविधा चाहिए, तो एक जगह आकर आवेदन करेगा और वहां से सारी चीजों को उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे। और फिर उसमें जो जिन चीजों का उत्पादन करेंगे उद्योग की स्थापना के बाद उत्पादन, उन चीजों के लिए हम सरकार जो अपने विभाग में
किसी भी चीज का उपयोग करती है। मान लिया कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग सरकार के विभाग में, पर्दा बनाने के लिए कपड़ा का उपयोग, तो इन चीजों की खरीदी उन्हीं उद्योगों से जो बिहार में होंगे, उन्हीं उद्योगों से खरीदकर राज्य सरकार का कोई भी विभाग बाध्य होगा कि उन्हीं चीजों का उपभोग करे, ऐसा हम नियम बनाएंगे। तो इस तरह से कमाई के लिए रोजगार सृजन और किसानों की आमदनी को बढ़ाना दोनों इसमें साथ साथ है। और कुछ चीज जो एमएसपी के दायरे से बाहर है, भारत सरकार से बार बार प्रयास के बाद भी भारतीय सरकार नहीं खरीदती है, उसके लिए स्पेशल उसी की तरह बिहार सरकार अलग से उन उत्पादों के लिए जो भारत सरकार नहीं खरीदती है, अलग से हम एमएसपी का निर्धारण करेंगे और बिहार सरकार अपने खर्चे से उसको खरीदने का काम करेगी। तो यह सब उसके लिए है। और फिर किसानों के लिए विशेष रूप से और भी कुछ योजना चलाएंगे। अनुदानित दर पे सब्सिडाइज्ड रेट पे बिजली खेती के लिए हम किसानों को देंगे। और कोल्ड स्टोरेज और कृषि उपज के रख रखाव की व्यवस्था जिलावार करेंगे। हर जिला में कोल्ड चेन कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। और जिस तरह से सुधा अपने यहाँ चल रहा है, सुधा दूध की खरीद करता है, प्रोडक्ट बनाता है, फिर मार्केट में लाता है, उस तरह का कोऑपरेटिव हम फल सब्जी इत्यादि के लिए भी अलग से कोऑपरेटिव बनाएंगे। और जिस तरह से सुधा का सेंटर हो रहा है, जो वहाँ दूध बेचते हैं, उस तरह से हम सेंटर बनाएंगे अलग अलग। और वहाँ से फल सब्जी का उत्पादन भी किसान करेंगे, वहाँ से खरीदी होगी और उसको भी फिर कहीं भंडारण करके उसका प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट होगा फिर मार्केट में जाएगा। तो किसान का जो सामान, जिन चीजों का उत्पादन किसान करेंगे, उनको बिक्री में भी मार्केट मिल जाएगा, उनको लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और रोजगार का सृजन भी वहाँ होगा। तो किसान और रोजगार दोनों को जोड़कर, क्योंकि कृषि क्षेत्र बिहार में ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा रोजगार सृजन का स्कोप है, तो इसका भी हम लाभ लेंगे और लोगों को इस बात का भी वचन दे रहे हैं। उसके साथ साथ कार्रवाई, जो अपराधी है उन पर अंकुश लगाना। बिहार की सरकार लाख दावा करती है, लेकिन हर तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या, लूट इत्यादि रोज की घटना बन गई है। और रिकॉर्ड देखा जाए तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से 15 साल बना 15 साल लोग कहते हैं, लेकिन पहले जितनी घटना हो रही थी उन घटनाओं का इजाफा हो रहा है। उन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक्शन जल्दी से जल्दी हो। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार है विभिन्न विभागों में, उसको रोकने के लिए हम सख्त से सख्त नियम बनाएंगे। तो कार्रवाई के अंतर्गत हमारा यह है। इसमें फिर उसके बाद अंतिम जो हमारा वचन है मुख्य रूप से सुनवाई में कोर्ट में जो मामला लंबित रहता है, खास करके गरीब लोग, मजदूर लोग, किसी मुकदमा में फंस गया, अब 10 साल 20 साल लगा चलते रहता है, बेचारा जाता है, तारीख होती है, कुछ नहीं उसमें निदान निकलता, डेट पर डेट पढ़ते रहता है और इस तरह से उसका मामला लंबित रहता है। तो त्वरित उसका निष्पादन हो, जो पेंडिंग केसेस है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करेंगे। और आगे जो पंच का, ग्राम पंचायत का सिस्टम, जो सरपंच लोग हैं, उनको भी अधिक हम सशक्त बनाएंगे ताकि उनके जुरिस्डिक्शन का जो मामला है उसका निष्पादन वही हो जाए, लोगों को कोर्ट का चक्कर न लगाना। तो इस तरह से उसके लिए करेंगे। लेकिन एक बड़ा मामला इसके संदर्भ में है, जो बिहार सरकार के जुरिस्डिक्शन में नहीं है भारत सरकार के जुरिस्डिक्शन में, लेकिन उसके लिए भी बिहार की सरकार से हम हर संभव कोशिश करेंगे वह मामला भी जल्दी से जल्दी निपट लिया जाए। और उसके लिए हमारी पार्टी लगातार आंदोलन भी करते रही है। वह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आज व्यवस्था ऐसी है कि 250-300 परिवार के लोग ही वहां जज बनते हैं।
वहां चाहे दलित परिवार के लोगों, पिछड़ा की पिछड़ा, इनकी बात तो छोड़ दीजिए, आज तक एक महिला भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाई। यहाँ तक उसमें जो सिस्टम है कि गरीब ब्राह्मण परिवार का भी कोई नौजवान पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, वह भी चाहे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बन जाए, तो उसके लिए भी रास्ता वहां बंद है, नहीं बन सकता, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं। वहां कुछ लोग बैठकर जज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, यही सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम। उस सिस्टम को समाप्त करके जैसे एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए परीक्षा होती है, तो हम चाहते हैं कि वहां भी उसी तरह का इंतजाम हो, ताकि किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एक विद्यार्थी हो, जज बनना चाहता हो, तो उस एग्जाम में बैठे और उसमें जो पास करे, कंप्लीट करे, तो जज बन पाए। वैसी व्यवस्था भारत सरकार को करनी है। भारत सरकार अभी तक नहीं कर रही है। हम सरकार बनने के बाद जो पहला सत्र होगा विधानसभा का, उस सत्र से इस आशय का मजबूत प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को हम भेजेंगे, ताकि इस पर भारत सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले। तो मुख्य रूप से हमारा यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, और इन्हीं मुद्दों पर हम बिहार की जनता को वचन देते हैं कि आपने सबको दिया, 15 साल उनको दिया, 15 साल उनको दिया, तो सिर्फ 5 साल आप दीजिए, इन तमाम बच्चों को पूरा करने का काम हम करेंगे। तो ये हमारे मुद्दे हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण वचन है, जिसमें पटना का नाम हम पाटलिपुत्र करेंगे। पटना का नाम पाटलिपुत्र करेंगे। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा पटना के मुख्य चौराहे पे हम लगाएंगे, और एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसका नाम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध के नाम के साथ जोड़कर एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और एक चीज और जानकारी दी आपको, तो खेल कूद वाले बच्चे हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए अलग से हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोई कबड्डी खेलने में अगर बहुत तेज है, तो उसी में हम उसको डिग्री देंगे, ग्रेजुएशन, पीजी, उसी में डिग्री देंगे, ताकि वह खेल में भी आगे बढ़े, और उसको हम स्नातक की डिग्री देंगे, तो वह फिर IAS, IPS या बाकी कंपटीशन के उस लायक है, उसमें भी बैठ सके। तो हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसमें खेल कूद को प्रमोशन मिलेगा, और खेलने कूदने वाला, कोई कबड्डी खेलने वाला हो, क्रिकेट खेलने वाला हो, या जो भी खिलाड़ी हो, उसी में हम उसको डिग्री देंगे, ग्रेजुएशन या पीजी, PhD जो भी करना हो, तो हम उसी खेल में ही उसको डिग्री देंगे, और उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकता है, जा सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं, इसमें मुख्य चीजों की चर्चा हमने की है। बिहार की जनता को ये सारा वचन है, और इस वचन के आधार पर जनता से मेरा आग्रह है, सब लोग मिलकर 5 साल कीजिए। जो काम नीतीश कुमार जी ने 15 साल में नहीं किया, हम 15 महीना में करके लोगों को बताएं। बहुत धन्यवाद। तो पटना का तो इतिहास है, पाटलिपुत्र जब नाम था उस वक्त पूरी दुनिया में यहाँ से रोशनी जाती है। पाटलिपुत्र कहने से हर आदमी को प्राइड फील होता है, क्योंकि जब हम पाटलिपुत्र कहते हैं तो उसी समय की याद करते हैं जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विश्व गुरु हिंदुस्तान को बनाना है। जब जिस वक्त विश्व के सबसे स्वर्णिम समय था देश के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए, उस वक्त आपका नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करते। आज तो यहाँ कुछ नहीं, हम उसी गौरव को लौटाना चाहते हैं, और उसके लिए प्राइड का फीलिंग होता है जब हम पाटलिपुत्र बोलते हैं।